व्हाट्सअप गाइज, अभी इन न्यू चैनल से वीडियो है अमेरिका अटैक्ड ईरान बट व्हाई। और वही मेरा है कि क्या इन्होंने वाकई में न्यूक्लियर इनकी जो साइट्स थी उनको तबाह करा या नहीं करा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा और आने वाले वक्त से जरूर बताएगा, क्योंकि अगर ईरान ने 5-6 महीने में, क्योंकि इन्होंने बोला था ना कुछ ही महीनों में हम तैयार कर लेंगे, अगर 5-6 महीने में अगर ये न्यूज आ गई कि इन्होंने कर लिया तैयार, तो फिर तो मतलब बहुत तगड़ा मुंह पे तमाचे होगा एक तरीके से। ये कि मतलब कहा तुमने क्या था, तुमने B2 बॉम्बर भी भेजे थे, तो तुमने ये भी करा था, और हुआ क्या उसका परिणाम, इस वॉर का परिणाम क्या हुआ। देखते पूरी वीडियो, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है, यानी अब अमेरिका ने रूल्स तोड़े हैं और अमेरिका जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है। पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर आसिम मुनीर को ट्रंप ने खाने के लिए व्हाइट हाउस में बुलाया, यानी एटलीस्ट एक पाकिस्तानी को तो ढंग का खाना मिला होगा ये तय। लेकिन हो सकता है इसका कनेक्शन भारत से कम और ईरान से ज्यादा हो। अमेरिका का एनिमी नंबर 1 रशिया नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, चाइना भी नहीं है, वो है ईरान। लेकिन क्यों? इस्लाम की वजह से। हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को चैलेंज किया और डिफीट भी कर दिया। वही आइडियोलॉजी आज वापस आ रही है, क्योंकि जैसे फिल्मों के रीमेक्स बनते हैं, स्टोरीज रिपीट होती हैं, वैसे ही वॉर की स्ट्रैटेजीज भी रिपीट होती है। कहानी बड़ी दिलचस्प है और इसमें भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इमेजिन एक फॉरेन सुपर पावर आपके देश में दंगे भड़काती है, आपकी राजधानी में लोगों को घूस खिलाकर आपकी आर्मी को ही अपने इलेक्टेड लीडर के अगेंस्ट खड़ा कर देती है। आपको लग रहा होगा कि हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पैटर्न काफी पुराना है जो अमेरिका ने ईरान के साथ 1953 में किया था। जब भी कोई भी ईरान में रजीम चेंज की बात करता है तो एक मिस्टेक जरूर कर देता है कि कहानी की शुरुआत 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से होती है, लेकिन असली कहानी 1953 में शुरू होती है, जिसमें अमेरिका का डीप स्टेट इन्वॉल्व है। एक्चुअली 1950 आते आते ईरान में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था। देश में 4 मेजर पावर्स थी। कम्युनिस्ट लोगों की टुडे पार्टी जो ईरान को यूएसएसआर के हवाले करना चाहती थी, फादियान इस्लाम नामक टेररिस्ट जो ईरान में शरिया लाना चाहते थे, ईरान का राजा यानी शाह और उसके सपोर्टर्स, और नेशनल फ्रंट जो ईरान को पूरी तरह ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से मुक्त करना चाहता था। ये है मोहम्मद मोसद्देक, इसी नेशनल फ्रंट का सबसे बड़ा लीडर और ईरान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी। इसका मिशन सिंपल था, ईरान के तेल पर ईरान का कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन तब तो ईरान के कंट्रोल में अगर तेल नहीं था तो फिर कंट्रोल कौन कर रहा था? अमेरिका का दोस्त द ग्रेट ब्रिटेन, एक ऐसा देश जिसका सबसे बड़ा अचीवमेंट दुनिया के सारे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को शुरू करना ही। तो ईरान के पीएम ने क्या किया? ऑयल को नेशनलाइज्ड कर दिया। उनका एक फेमस कोट है, लॉन्ग इयर्स ऑफ नेगोशिएशन विद फॉरेन कंट्रीज हैव सर्व्ड नो पर्पस. The Iranian state prefers to control its own oil production. Our oil profits will enable us to review our entire budget to fight poverty, sickness and underdevelopment. बेसिकली वो चाहते थे कि ईरान में जो तेल है, उनका जो नेचुरल रिसोर्स है, उसका सारा का सारा फायदा ईरान के लोगों को ही होना चाहिए। लेकिन तब सिचुएशन ऐसी थी कि ब्रिटेन ईरान के ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता था। इनफैक्ट उनकी जो कंपनी थी, उनके बुक्स भी ईरान में नहीं ब्रिटेन में ऑडिट होते थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो ईरान को पता ही नहीं था कि हर साल उनके लैंड में से कितना तेल निकलता है। कोई भी सॉवरेन देश ऐसी डील कैसे मानेगा? ब्रिटेन गुस्सा हो गया और उसने डिसाइड किया कि तख्ता पलट जरूरी है, पावर शिफ्ट होना जरूरी था। तो पावर उन 4 प्लेयर्स में से किसके हाथ जाना सबसे आसान था? कम्युनिस्ट के हाथों? नहीं। टेररिस्ट के हाथों? नहीं। शाह ऑफ ईरान को चूज किया गया। प्लान बना ईरान की डेमोक्रेसी को हटाने का। यस, यहाँ पर आप आयरनी समझिए, जो वेस्टर्न देश हमेशा डेमोक्रेसी की वाहवाह करते हैं, वही ईरान की डेमोक्रेसी को नष्ट करने चले थे, क्योंकि वो उनके फायदे में नहीं था। तो ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने ईरान के पीएम को कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर बताना स्टार्ट किया।
तब कोल्ड वॉर अपनी शुरुआती चरण में थी और यूएसएसआर अमेरिका के कई कदम आगे था। कम्युनिज्म को रोकने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता था और अमेरिका ने वही किया। अगस्त 1953 में CIA ने लॉन्च किया ऑपरेशन एजैक्स। इस ऑपरेशन में CIA ने ईरान में दंगे भड़काना स्टार्ट किया। सरकारी बिल्डिंग्स पर अटैक होने लगे। न्यूज़पेपर में ईरान के PM के अगेंस्ट फेक ओपिनियन पीसेस रन हुए। इनफैक्ट मिलिट्री को भी अमेरिका ने पैसों के लालच में खरीद लिया और ऐसा होते होते अगस्त 19, 1953 को सरकार गिर गई और ईरान का फ्यूचर शाह ऑफ ईरान के हाथों में चला गया। शाह ऑफ ईरान एक वेस्टर्नाइज्ड मोनार्क था जिसकी वजह से इस्लामिक वैल्यूज पर चलने वाला ईरान कुछ ऐसे दिखने लगा। ये है ईरान। देखकर विश्वास नहीं होता ना? मुझे भी नहीं। ये कोई यूरोपियन देश नहीं है। ये वही ईरान है जहां आज हिजाब न पहनना एक मेंटल बीमारी समझा जाता है, जिसे ट्रीट करने के लिए लिटरली क्लिनिक्स होते हैं। एक जमाने में उसी ईरान में महिलाएं फ्री हुआ करती थी। इस चेंज को व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। विमेन राइट्स के अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन और लैंड रिफॉर्म्स भी इसी दौरान ईरान में हुए। ये सब एक सीक्रेट डील का साइड इफेक्ट था कि ईरान के ऑयल पर 40% हक ब्रिटेन और अमेरिका का होगा। अमेरिका ने शाह को फिर से पावर में लाने के लिए जो मदद की थी, ये उसकी प्राइस थी। कंक्लूजन यही है कि अमेरिका ने डेमोक्रेसी को हटाकर एक मोनार्क को ईरान सौंप देना ठीक समझा, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड। जब तक ईरान का 40% ऑयल अमेरिका और ब्रिटेन को मिल रहा था, वो खुश थे। डेमोक्रेसी हो या ना हो, किसी को फर्क पड़ता है क्या? घंटा। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन के लिए ईरान के लोग रेडी नहीं थे। शायद अमेरिका से यही गलती हो गई कि उन्होंने ईरान को कुछ ज्यादा ही लिबरल बना दिया। लेकिन जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि नेशनलिस्ट पार्टी को एलिमिनेट करने के बाद भी शाह के अलावा और पावर प्लेयर्स थे, कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट। अब आए वो लोग जो ईरान में शरिया चाहते थे। 1953 से लेकर 1979 तक ईरान का लोअर क्लास और मिडिल क्लास गरीब और गरीब ही बनता गया, अपर क्लास अमीर बनता गया, जिनके हाथ लॉटरी की टिकट ही लग चुकी थी। ईरान शाह के कंट्रोल में था और ईरान का शाह अमेरिका के कंट्रोल में। लेकिन ईरान के आम लोग इस फॉरेन इंटरफियरेंस को भूले नहीं थे और तभी एक बड़ा लीडर उभर कर आया, आयतुल्लाह खोमेनी, जिसके कंजर्वेटिव विचार कैसेट्स के थ्रू ईरान के लोअर और मिडिल क्लास में पॉपुलर होने लगे। 1978 आते आते पूरे ईरान में शाह के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। अगले साल 1979 में शाह ईरान छोड़कर भाग गया और रिटर्न हुआ शरिया का। खोमेनी ईरान में लौट आए और ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। पावर एक शाह से इस्लामिक क्लेरिक्स के हाथ चली गई और अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने सक्सेसफुली एक वेस्टर्न बैक्ड सेक्युलर रेजिम को ओवरथ्रो कर दिया था और इस्लामिक थियोक्रेसी ईरान में वापस लाई। यानी इस्लाम वेस्टर्न ताकतों को डिफीट कर सकता है, ये बात ईरान ने प्रूव कर दी थी। This was a very big threat to a superpower like America. अब एक और बात पर गौर करते हैं। इस पूरे सिलसिले में अमेरिका से गलतियां कहां हुई? मिस्टेक नंबर 1, उन्होंने पावर एक ऐसे शाह के हाथ में दे दी जो खुद शक्तिशाली नहीं था। वो खुद वेस्टर्न सपोर्ट के बगैर ईरान को कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो एज सून एज ईरान में कोई दूसरा बड़ा अल्फा एनिमल आ गया, ईरान में पावर शिफ्ट हो गई। शाह पर भरोसा करना अमेरिका की गलती थी। मिस्टेक नंबर 2, ईरान मॉडर्नाइजेशन के लिए रेडी नहीं था। ईरान तब रेडी नहीं था और आज भी रेडी नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ समय से ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, लेकिन इन प्रोटेस्ट को इंटरनेशनली जितना सपोर्ट मिलता है उतना लोकली नहीं मिलता, क्योंकि ईरान इज नॉट रेडी फॉर विमेन एम्पावरमेंट। 1953 से लेकर 1979 तक ईरान की महिलाएं एम्पावर्ड थी, लेकिन ये बस साइड इफेक्ट था। जैसे पैरासिटामोल लेने पर एसिडिटी होती है, वैसा ही कुछ। मिस्टेक नंबर 3, इस्लाम को अंडर एस्टिमेट करना। अमेरिका ने सोचा कि अगर वो शाह को कंट्रोल करेगा तो शाह ईरान के लैंड ओनर्स को, ईरान के रिच लोगों को कंट्रोल करेगा और ये रिच लोग मिडिल क्लास और गरीबों को कंट्रोल करेंगे। लेकिन असल में ईरान के लोगों को कंट्रोल उनका मजहब करता रहा और इसीलिए खोमेनी जैसे इस्लामिक प्रीचर को सुप्रीम लीडर बनने का मौका मिला। वही पूरे ईरान को शाह के अगेंस्ट एकजुट कर पाया।
भले ही आज का ईरान 1979 के ईरान से इंडस्ट्रीज में पीछे क्यों ना हो, ईरान के गरीब लोगों को ऐसा लगता नहीं है। उन्हें लगता है ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईरान को वेस्टर्न ताकतों से बचाया है, और ये पर्सपेक्टिव अमेरिका समझ नहीं पाया। और आज अमेरिका यही सारी मिस्टेक्स दोहराना नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि ईरान में वापस तख्ता पलट हो जाए और कोई ऐसा आ जाए जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रख सके, कोई ऐसा जो मुस्लिम लोगों को भी कंट्रोल करे और मिलिटेंट्स को भी। और इतना सारा एक्सपीरियंस पाकिस्तान के आसिम मुनीर को छोड़कर और किसके पास है? दिस इज द गेम कि ईरान में तख्ता पलट करो और आसिम मुनीर को या फिर उसके ही किसी प्रॉक्सी को गद्दी पर बिठाओ ताकि ईरान पर कंट्रोल वापस अमेरिका का आ जाए। मुझे लगता है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान से कुछ डिस्कस करना चाहेगा तो वो भारत के बारे में कम और ईरान के बारे में ज्यादा होगा। और हमारे पिछले वाले वीडियो में मैंने ये कहा भी था कि पाकिस्तान के पास ज्योग्राफी है, पाकिस्तान का लोकेशन ही कुछ ऐसा है जिससे ईरान पर अटैक लॉन्च करने के लिए वो अमेरिका का परफेक्ट लॉन्च पैड बन जाता है। अगर आसिम मुनीर को अमेरिका का पपेट बनाया और उसे ईरान रूल करने के लिए दे दिया तो ये अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाती है। एक तरफ अमेरिका को मिडिल ईस्ट में कंट्रोल मिल जाएगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान को ईरान के नेचुरल रिसोर्सेस। एक बार पाकिस्तान ने ईरान के ऑयल पर कंट्रोल पा लिया, फिर पाकिस्तान का जीडीपी हमसे दुगनी रेट से आगे बढ़ेगा। भारत की असली ताकत है हमारी इकोनॉमी और वही हमारे हाथ से निकल जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी विक्ट्री होगी। और आप ही मुझे बताइए कि पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी विक्ट्री और क्या होगी? यही भारत के लिए लेसन कि अमेरिका एक पपेट को ढूंढ रहा है और पाकिस्तान उनके लिए परफेक्ट पपेट है। अगर अभी तक आप समझ नहीं पाए कि ट्रंप भारत और पाकिस्तान में पीस करवाने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे, देन मे बी दिस इज द आंसर। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो नीचे कमेंट्स में परफेक्ट पपेट स्पैम कर दीजिए। मुझे देखना है कि कितने लोग वीडियो को गौर से देखते हैं और समझते भी। तो इन दी एंड भारत को इस बात से क्या सीखने की जरूरत है? सबसे पहली बात, रजीम चेंज की सच्चाई हमें समझनी ही होगी। CIA अमेरिका की तरफ से पूरी दुनिया में रजीम चेंज करता फिरता है और 50-60 साल बाद अपने डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई भी कर देता है। यानी 50-60 साल बाद पता चलता है कि इस चीज में अमेरिका का भी हाथ था। अमेरिका का डीप स्टेट क्या है और कैसे ऑपरेट करता है, इसके बारे में हमने ये वीडियो बनाया। अगर आप जानना चाहते हैं कि अलग अलग देशों में अमेरिका ने कैसे तख्ता पलट करवाया है, देन आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप ये वीडियो देखें। तो रजीम चेंज होता कैसे? 6 पॉइंट्स हैं, 1 बाय 1 समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक सैबोटाज, जिससे सैंक्शंस के थ्रू एक सीज लाइक सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिससे एक देश किसी भी दूसरे देश से ट्रेड ही ना कर पाए। रशिया में यही करने की कोशिश अमेरिका ने की थी लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुई। पॉइंट नंबर 2, फंडिंग ऑपोजिशन। जैसे 1953 के ईरान में अमेरिका ने शाह ऑफ ईरान को फंड किया। CIA ने मिलिट्री ऑफिशियल्स, मीडिया और स्ट्रीट गैंग्स में पैसों की बारिश कर दी ताकि ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड PM को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। वैसे ही कुछ। पॉइंट नंबर 3, प्रोपेगेंडा। हर देश की सरकार अपना प्रोपेगेंडा करती है। ये बहुत खतरनाक है। प्रोपेगेंडा का मतलब पब्लिक ओपिनियन कुछ इस तरह से बनाना जिससे फायदा अपनाओ। मीडिया में फेक स्टोरीज प्लांट करना, एक देश की इमेज खराब करना, उसे ग्लोबल स्टेज पर विलन बनाना, ये प्रोपेगेंडा है। पॉइंट नंबर 4, ब्राइबरी। ईरान का शाह अकेले तो काबिल था नहीं, उसे ईरान के अपर क्लास का सपोर्ट था जिन्हें ईरान के तेल का एक अच्छा खासा हिस्सा मिल रहा था। जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे उनमें उन्हें फायदा दिख रहा था। यानी अमेरिका ने ईरान के ही पैसे चुरा कर ईरान को ही ब्राइब दे दी और ईरान के लोग अपने ग्रीड के पीछे इतने अंधे हो चुके थे कि वो ये फैक्ट देख ही नहीं पाए। पॉइंट नंबर 5, आइसोलेशन, यानी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिससे एक देश के पूरे दुनिया के साथ कनेक्शंस ही टूट जाए। कोई भी डिप्लोमेटिकली आपसे डील ही ना करना चाहे, आप एक पराया बन जाएं। पॉइंट नंबर 6, मिलिट्री इंटरवेंशन। इराक को अमेरिका ने इन्वेड किया इसी बेसिस पर कि इराक के पास न्यूक्लियर हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। क्या उन्हें WMD मिले? नहीं, लेकिन सद्दाम हुसैन नहीं बचा। लीबिया को 2011 में नेटो ने इन्वेड किया और गद्दाफी को तख्त से हटा दिया। दैट इज अमेरिकाज प्लेबुक। जो सेम बातें ईरान में होती नजर आ रही हैं।
भारत के लिए इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें यह समझना होगा कि बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जस्ट दैट बांग्लादेश अमेरिका के लिए प्रायोरिटी नहीं है जैसे ईरान है। अमेरिका का असली पावर मिलिट्री से ज्यादा माइंड गेम्स में छुपा हुआ है, और जब किसी देश की सरकार उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम करती है तो अमेरिका क्वाइटली उस देश का रिजीम बदलने का काम शुरू कर देता है। आज ट्रम्प इतने अनप्रेडिक्टेबल बन चुके हैं कि उनके सामने मेरी बिल्लियां ज्यादा प्रेडिक्टेबल लगती हैं। जब भारत भी ट्रम्प को डिफाई करने लगेगा तो हो सकता है अमेरिका भारत में भी कुछ ऐसा ही ट्राई करे। और अगर पाकिस्तान का आसिम मुनीर ईरान के सुप्रीम लीडर के अगेंस्ट अमेरिका को मदद करता है और सक्सेसफुल होता है तो ये पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज होगी और भारत के लिए बैड न्यूज। भारत को ईरान की स्टोरी से क्या सीखने की जरूरत है? आज भारत एक डेमोक्रेसी है और हमें हमारे प्रॉब्लम्स है, हमें बाकी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया हमें जीने देने वाली नहीं है, वो तो इंटरफेयर करेगी। जैसे ईरान भी 1953 तक डेमोक्रेसी था ना, अब नहीं है। रीजन कौन है? आप स्मार्ट हैं, आप समझ ही चुके होंगे। भारत को यह समझना होगा कि इंटरनल यूनिटी इज इक्वल टू एक्सटर्नल इम्यूनिटी। अगर CIA को भारत में तख्ता पलट करना है तो एलिमेंट्स ऑलरेडी रेडी हैं। फिर वो खालिस्तानी एलिमेंट्स हो सकते हैं, नक्सलाइट्स हो सकते हैं, या फिर कश्मीरी इंसर्जेंट्स, या फिर इलीगल पाकिस्तानी, इलीगल बांग्लादेशीज, इलीगल रोहिंग्या लोग, या फिर ये सब लोग एक साथ आकर अपनी अवेंजर्स भी बना सकते हैं। किसी भी चिंगारी से आग लग सकती है और ये आग लगाने के लिए हमारा प्यारा नेबर रेडी बैठा है। ये उन सारे लोगों के लिए एक रिमाइंडर है जो सोचते हैं दैट ट्रम्प इज अ फ्रेंड, बिकॉज द ट्रूथ इज इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट्स। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा कंपाइल करके जो आपको ईरान की टॉपिक से लेकर इंडिया का नुकसान कैसे हो सकता है और इंडिया को कैसे चलना चाहिए आगे जो समराइज किया ना इस 16 मिनट की वीडियो में। हैट्स ऑफ टू द टीम, हैट्स ऑफ टू अभी एंड नियो। और मैं एक ही चीज़ ये कहना चाहता हूँ, आपको हमेशा समझना पड़ेगा, वो कहते हैं ना लाख बुराई होंगी हमारे देश के अंदर, लेकिन फिर भी जितना फ्रीडम, जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है मुझे लगता है, और जितना पीस ऑफ माइंड आप लोग को यहाँ मिलता है ना, आपको किसी और कंट्री में नहीं मिल सकता। प्लस खूबसूरती इस देश की ना आप नहीं समझ सकते, वो तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप पे कोई पाबंदी ना लग जाए। जैसे एग्जांपल है, आप कहते हो नया फोन चाहिए, नया फोन चाहिए, नया फोन चाहिए, ठीक है, आप बोर हो जाते हो पुराने फोन से। लाइफ कभी ऐसा टाइम ना लाए किसी के लिए, लेकिन मान लो आपका वही आपको आपकी ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन हो जाए कि आप नया तो लेना सको, आपको पुराना भी बेचना पड़ जाए या पुराना टूट जाए और आपके नए के पैसे ना हो, तब सोचो आपके माइंड में क्या सकते यार वही ठीक था, यार वही सही चल रहा था। हमें क्या होता है कि हमें जब चीज़ चल रही होती है तो उसकी कहीं ना कहीं वो हम अनग्रेटफुल हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं ना कि वांट्स और नीड में फ़र्क पता होना चाहिए। और यहाँ पर सच्चाई आपको देखनी पड़ेगी कि इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली लोगों से नहीं होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है बाहर से। एक नैरेटिव सेट किया जाता है, हर चीज होती एक ना नैरेटिव बनाया जाता है, या फिर एक न्यूज़ आर्टिकल्स। आपको क्या लगता है कि सारी न्यूज़ एजेंसी बिल्कुल साफ सुथरी होती है? नहीं, कोई भी नहीं होता। कोई गवर्नमेंट के साथ काम कर रही होती है, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रही होती है, कुछ का अपना मतलब होता है, कुछ का कुछ होता है। तो प्योर न्यूज़ आपको कभी भी नहीं मिल सकती, प्योर साइट्स आपको कभी किसी की नहीं मिल सकती। आपको नहीं पता कि कब किस तरीके से ऐसा नैरेटिव आपके सामने न्यूज़ में चला जाए, आप सोचो यार हमारा तो लीडर ही गलत है, हमारा तो देश ही गलत चल रहा है, हमारा तो नुकसान हो रहा है। जबकि आप मेरे से एक चीज़ पूछोगे ना, मुझे ये दिखता है कि आपका देश किसी भी तरीके से इंटरनली दिक्कतों से चल रहा हो, लेकिन आपका देश फिर भी आपके सपोर्ट से ही चल सकता है। हाँ। ठीक है, आप क्रिटिसिज्म करो, हर चीज़ करो, लेकिन कुछ प्रोटेस्ट इंडिया में ऐसे हो चुके हैं और कुछ वाक्य ऐसे हो चुके हैं, चाहे पहलगाम भी करा गया एग्जाम्पल, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती है, देश को उलझाने की कोशिश होती है। और आप हमेशा ये समझना, जितना स्ट्रांग आपका लीडर होगा उतना ही स्ट्रांग आपका देश होगा, और जितना स्ट्रांग आपके देश के लोग होंगे ना अपने लीडर के साथ, तभी वो लीडर भी स्ट्रांग रह सकता है। वरना भैया लीडर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में ला तो दिया आपने, कल को कुछ नैरेटिव सेट करके उस इमेज, आज के टाइम तो एआई इतना खतरनाक हो चुका है, आपको नहीं पता भैया कब क्या चीज़ आ जाए, आपको पता नहीं लगे सही क्या है गलत क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक तो कभी भी जो बाहर की न्यूज़ होती है उन पर ट्रस्ट मत करो। बहुत सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं, हमने टाइम लेकिन बोला हुआ है। आप ये देखो कि डिक्टेटरशिप जब एक माहौल बनाया गया था मोदी जी के खिलाफ, तब आपने एक चीज़ नहीं देखी थी, उन आर्टिकल्स को लिख कौन रहा था अंग्रेजों के वहाँ पर? वो एडिटर्स लिख रहे थे जो कि पाकिस्तान से थे। हाँ। ठीक है, जिनका माइंडसेट उस तरीके का था कि इन्फ्लुएंस करना है ऐसा। कौन सी डिक्टेटरशिप आ गई है?
क्या आपके घर के बाहर खड़े होकर डबल टैक्स लिया जा रहा है आपसे, या आपके जो वो थी डिक्टेटरशिप होती है जो ईरान में चल रही या है, आपको ये डिक्टेटरशिप होती है जो नॉर्थ कोरिया है वो, हाँ वहाँ पे जो वहाँ चल रही है। भाई डिक्टेटरशिप का रियल मतलब ना आप लोगों को पता नहीं है, मुझे लगता है। तो एक जैसे मूवी में देख के हम कहते हैं और शाहरुख खान तो हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। एक अभी एक वो है ना एनर्जी कमांडो या किसी का एक पॉडकास्ट आया था, उन्होंने कहा था इनको ना हीरो मत बनाया करो, रियल लाइफ हीरोज। एक आदमी तो 25-25 गोली 33 गोली, एक बंदूक के अंदर बताता ना इतनी गोली होती है और कई बार वो जैम भी हो जाता है, लगातार आप फायर कर रहे होते हो, उसमें कुछ भी दिखाते हैं। बहुत फर्क होता है रियल और रियल लाइफ में। तो वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, डिक्टेटरशिप वीडियोस में 15-20 मिनट की वीडियोस किसी क्रिएटर की देख के एक करोड़ व्यूज आ गए, ओ माय गॉड ये सच कह रहा है क्योंकि इतनी जनता देख रही है, वो चीज नहीं होती है। डिक्टेटरशिप आप खुद भी देख सकते हो। क्या आपके कपड़ों पर, पहनावे पर कोई रोक टोक है? किस कंपनी में आपको काम करना है वो रोक टोक है? किस धर्म को फॉलो कर रहा है वो रोक टोक है आपके ऊपर? नहीं है ना। चीजें समझो, नहीं समझ सकते तो फिर वही वाली बात है कि बस आप एक वीडियो देखकर आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। चीजें परखी जाती है भैया। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।